दूसरे लम्हे में वापस अपनी जगह हाजिर हो गया। उस बोलने वाली तक ना पहुंच सका क्योंकि एक तरफ फोन की घंटी बज रही थी, दूसरी तरफ बाहर दरवाजे पर कोई कॉल बेल का बटन दबा रहा था, तीसरी तरफ रसवंती ने मुखातिब करना शुरू किया था। मैंने पहले तो रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, क्रिस्टोफर मिकीज हियर। दूसरी तरफ से कोई अजनबी जुबान में कुछ बोलने लगा। मैंने अंग्रेजी में पूछा, भैया आपने किस नंबर पर फोन किया है? उधर से नंबर बताया गया, रॉन्ग नंबर था। मैंने रिसीवर रख दिया। फिर तेजी से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए रसवंती से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? वो बहुत खुश थी, कह रही थी, हमारा बेटा नींद में अब्बू अब्बू कह रहा है। ओ रसवंती, क्या इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है? तुम्हें इतनी सी बात नजर आती है? ये बात सोनिया के दिमाग में पहुंचकर बोलो। मैंने हैरानी से पूछा, क्या इतनी रात को वो भी जाग रही है? टार्टर गलबा हमें सोने कब देता था? दुनिया भर की बातें होती रहीं। हम दोनों अभी अपने कमरे में आए हैं। पारस मेरी गोद में था और अली तैमूर सोनिया की गोद में। फिर पारस ने नींद की हालत में अचानक अब्बू अब्बू कहना शुरू किया। मैं बैरूनी दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसे खोला तो मेरा एक खास मातियत खड़ा हुआ था। उसके हाथ में खाने का एक पैकेट था। मैंने उस पैकेट को लेते हुए कहा, शुक्रिया, तुम जाओ, मैं तन्हाई चाहता हूं। वो बेचारा उल्टे कदमों लौट गया। मैंने दरवाजे को बंद किया। फिर सोनिया से कहा, यहां बहुत रात हो चुकी है, मैं सोना चाहता हूं। तुम दोनों को भी आराम करना चाहिए। नींद पूरी होगी तो सुबह ताजा दम रहोगी। सोनिया ने पूछा, तुम कैसे बाप हो? तुम्हारा बेटा पहली बार अपने मुंह से अब्बू अब्बू कह रहा है और तुम्हें कोई खुशी नहीं हो रही? भाई, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं यहां भंगड़ा डालने वाला हूं। प्लीज कुछ अकल की बात करो। बच्चे नींद की हालत में सांस कभी नाक से लेते हैं और कभी मुंह से, और जब मुंह से सांस निकालते हैं तो दोनों होंठों से फूं फूं की आवाजें निकलती हैं। इस तरह बू बू अब्बू अब्बू समझ में आता है। इतनी सी बात मैं भी समझती हूँ, लेकिन बच्चे जो हरकतें करते हैं वो माँ बाप को प्यारी लगती हैं। वालिदैन अपने जज्बों के मुताबिक इन प्यारी प्यारी हरकतों को अपनी जात से मंसूब करती हैं। मैं मानती हूँ कभी उनके मुंह से फूं फूं की आवाज निकलती है, कभी वो माँ माँ कहते हैं। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि वो माँ को पुकारते हैं या माँ के रिश्ते को समझने लगती हैं। वो मासूम तो कुर्बत को समझती हैं। उन्हें कुर्बत माँ की मिले, किसी आया की मिले, या उस मासूम को खरीदने वाली किसी दूसरी माँ की कुर्बत मिल जाए, वो तो सिर्फ मोहब्बत को समझती हैं, जो उन्हें पहली बार इस दुनिया में मिलती है। तुम कैसे संगदिल हो? एक मासूम बच्चे की मोहब्बत को या उसकी मासूम हरकतों को अपनी जात से मंसूब करना नहीं चाहती। रसवंती ने कहा, रहने दो सोनिया, वो बहुत मसरूफ हैं, उन्हें डिस्टर्ब ना करो। आखिर बाप है, मोहब्बत तो जरूर होगी। सोनिया ने चढ़कर कहा, ये बाप नहीं, टेलीपैथी के 30 मार खाए हैं। इन्हें तो पता नहीं अल्लाह मियां ने क्यों बाप बना दिया। ना ये कभी अच्छे शौहर साबित हो सकते हैं और ना ही एक मोहब्बत करने वाले बाप। क्यों नाराज होती हो? दरअसल इन दो अदद पारस को इतनी माएँ मिल गई हैं कि अब बाप की जरूरत नहीं रही। तुम दोनों मिलकर इन बच्चों की माओं की गिनती करो, मैं सोने जा रहा हूं। अब मेरे दिमाग में चादर में लिपटी हुई हदीका घूम रही थी। क्या उसने अपनी आवाज सुनाई है? क्या उसने कसम तोड़ दी है? क्या वही फोन पर बोल रही थी? मैं उसके पास पहुंचना चाहता था और सोनिया के दिमाग से निकलना चाहता था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सोनिया ने कहा, फरहाद अभी ना जाना, जरा देखें कौन है। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। टार्टर गलबा खड़ा हुआ था। सोनिया ने पूछा, आइए, क्या बात है? वो अंदर आते हुए बोला, अब तक 3 हेलीकॉप्टर वालों ने बड़े बड़े बंडल फेंके हैं। उन बंडलों में दुनिया भर के तहाइफ हैं और एक एक ट्रांसमीटर जरूर है, और ये पैगामात भी आए हैं। सोनिया ने उन पैगामात को उससे लेते हुए सोच के जरिए कहा, तुम मौजूद रहो, मैं पढ़ रही हूँ, सुनते रहना। तुम और रसवंती पढ़ती भी रहो और सुनती भी रहो, मैं थोड़ी देर बाद आकर मालूम करूंगा। मैंने उनसे रुखसत होकर फौरन ही उस आवाज वाली के दिमाग में छलांग लगाई। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन जिसके लबो लहजे को मैं एक बार गिरफ्त में ले लूं, चाहे इसके लिए देर हो जाए, वो लबो लहजे वाला मुझसे दूर नहीं हो सकता। मैं एक औरत के दिमाग में पहुंच गया। वो हदीका नहीं थी, बल्कि हदीका के साथ एक कमरे में बैठी हुई थी। थोड़ी देर पहले वो दोनों टेलीफोन बूथ में गई थी और वहां से सारा आइजिक से फोन के जरिए राब्ता कायम किया था। उस औरत की सोच ने बताया, शाम के बाद हदीका क्रिस्टोफर मिकी के बंगले से वापस आई थी। उसने तहरीर के जरिए सारा आइजिक का हुलिया बताया। उससे पहले मुजाहिदीन ये मालूम कर चुके थे
کہ तिल बैब से एक सुराग रसां लड़की आई है जिसका नाम सारा आइजिक है। दरअसल जिस होटल में लैला उर्फ सारा आइजिक ठहरी हुई थी वहां कुछ मुसलमान मुलाजिम थे। उनमें मुजाहिदीन की तरफ से जासूसी करने वाले भी थे जो वहां की रिपोर्ट मुजाहिदीन तक पहुंचाते थे। उन्होंने ही सारा आइजिक के मुतल्लिक बताया था। मुख्तसर ये कि जब हदीका ने तहरीर के जरिए सारा आइजिक का हुलिया बताया तो मालूम हो गया कि वो कहाँ मिल सकती है। हदीका उसे वार्निंग देना चाहती थी कि आइंदा वो क्रिस्टोफर मिकी के बंगले के पास ना देखी जाए वरना जिंदा नहीं रहेगी। ये धमकी देने के लिए हदीका उस औरत को अपने साथ टेलीफोन बूथ में ले गई थी। क्योंकि खुद बोल नहीं सकती थी, अपनी कसम की पाबंद थी। तहरीर के जरिए हदीका ने उस औरत को बताया। वो औरत कहती रही गोया हदीका अभी तक असरार की चादर में छुपी हुई थी। मैंने असरार इसलिए कहा कि उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था। जिसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था वो मेरे लिए एक चैलेंज बन जाता था और मैं इस तराब में मुब्तला हो जाता था कि किसी तरह उसके दिमाग के तमाम दरवाजे अपने लिए खोल कर रख दूं। मैं लैला के पास पहुंच गया। उसके जरिए पता चला कि फोन करने वाली औरत ने वही धमकी दी है, यानी सारा आइजिक आइंदा क्रिस्टोफर मिकी के बंगले की तरफ ना देखी जाए वरना उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकेगी। लैला उसी होटल के कमरे में बैठी रह गई थी। सोच रही थी यक न शुद्ध दो शुद्ध। एक तरफ सातवें गोल्डमैन के आदमी पीछे पड़ गए थे, दूसरी तरफ पुरस्कार चादर वाली ने धमकी दी थी। इस अजनबी शहर में इन धमकियों के पेश नजर बाहर निकलना सरासर हमाकत होती। इसलिए वो बैठकर सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मैंने उसकी सोच में कहा दानिशमंदी यही होगी कि होटल से ना निकलूं, रात भर आराम से सोती रहूं, सुबह देखा जाएगा। लेकिन उसे करार कहाँ था, वो कभी सुकून से सो नहीं सकती थी। उसने रिसीवर उठाकर होटल के एक्सचेंज से राब्ता कायम किया, फिर मेरा नंबर बताया। मैंने सर पकड़ लिया। वो मुझसे राब्ता कायम कर रही थी। फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर कहा क्रिस्टोफर मिकी इज हियर। मैं सारा बोल रही हूँ। बोलो, आधी रात को भी बोलो, जरा घड़ी देख लो। मेरा ख्याल है तुम सुबह तक बोलती रहोगी और मुझे भी नहीं सोने दोगी। क्या यही तुम्हारी मोहब्बत है? अभी से बेजार हो गई। मोहब्बत भरी बातें करके उल्लू ना बनाओ। बोलो किस लिए फोन किया है? वो चादर वाली कौन थी? क्या इतनी रात को चादर वाली याद आ रही है और मुझे भी याद दिला रही है? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे गहरी नींद सो रहे थे और मैंने बेदार कर दिया। सो नहीं रहा था, सोने जा रहा था, मुझे नींद आ रही है। झूठ ना बोलो। मैं फोन पर भी आवाज के जरिए अंदाजा कर सकती हूँ कि तुम सोने वालों में से नहीं हो। पता नहीं रात को जाग जाग कर क्या करते रहते हो। मिस सारा, तुम्हारी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। वो चादर वाली मुजाहिदीन में से एक है। वो सब मेरी हिफाजत करते रहते हैं। क्यों हिफाजत करते हैं ये तुम्हें बता चुका हूँ। मालूम होता है तुम फोन के जरिए इस किस्म की बातें करती रहोगी और बहुत जल्द मुझे क्रिस्टोफर मिकी के इस बंगले से निकलवा दोगी। जाहिर है असल क्रिस्टोफर मिकी मुझे 4 आदमियों के कांधे पर ही यहां से निकालेगा। तुम इतने बुज़दिल तो नहीं हो। क्या मैंने तुम्हारी तसल्ली कर दी है? अब रिसीवर रख दूं? नहीं, अभी मैं ठंडी आहें भरना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों आधी रात के बाद तुम्हारी मोहब्बत का यकीन आ गया है और मैं तुम्हें तस्वुर में देख रही हूँ। तुम्हारी तरफ दिल खिंचा जा रहा है। तुम्हारी जैसी फ्रॉड लड़की मैंने नहीं देखी। साफ क्यों नहीं कहती? कोई मकसद हासिल करना है या एक बार फिर मेरी आहनी तिजोरी पर हाथ साफ करने का इरादा है? मैं कान पकड़कर तौबा करती हूँ, कभी तुम्हारी तिजोरी को हाथ नहीं लगाऊंगी, उस कमरे में भी नहीं जाऊंगी। मैं अपने लिए यहाँ खतरा महसूस कर रही हूँ। प्लीज क्या तुम मुझे यहाँ आकर अपने साथ नहीं ले जा सकती? क्या आज तक तुमने ये सुना है कि कोई अक्लमंद मुसीबत के घर गया हो और उस मुसीबत को गले लगाकर घर ले आया हो? ऐसा तो सिर्फ निकाह पढ़वाने वाले करते हैं। तुमने ये भी सुना होगा कि जो लोग मुसीबत को मुंह नहीं लगाते, मुसीबत उनके घर में घुसी चली आती है। मैं आ रही हूँ। ये कहते उसने रिसीवर रख दिया। मैंने बौखलाकर अपने रिसीवर को देखा, फिर सोचा ये लड़की कब्र तक पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने फौरन ही क्रैडल पर हाथ रखकर दूसरे नंबर डायल किए। मेरी खास मातियत से राब्ता कायम होते ही मैंने कहा 3-4 लड़कियों को मेरे बंगले में ले आओ। मेरी मातियत ने बौखलाकर पूछा सर ये आप क्या कह रही हैं? जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। यहाँ सारा आइजिक पहुंचने वाली है। मैं उसे अपने घर से भगाना नहीं चाहता और ना ही उसे इतना मौका देना चाहता हूं कि वो हमारे मुतालिक ज्यादा तहकीकात कर सके। मैं समझ गया, लेकिन सर ये औरतें आपके बंगले में क्या करेंगी? ये तो जानते हो कि एक औरत दूसरी औरत को पसंद नहीं करती और मर्द के मामले में एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती।
लिहाजा सुबह तक सारा आइज़िक और वो औरतें आपस में निमटती रहेंगी और मैं आराम से सोता रहूंगा। मैंने रिसीवर रखकर खाने का पैकेट खोला और फौरन ही शुरू हो गया। पता नहीं बाद में खाना नसीब होता भी या नहीं। खाने के दौरान मैंने सोनिया के दिमाग में पहुंचकर मालूमात हासिल की। वो 3 हेलीकॉप्टर जो बड़े बड़े बंडल गिरा गए थे और अपना पैगाम छोड़ गए थे, उन पैगामात का मतन एक ही था और वो ये कि टार्टर गलबा से दोस्ती करना चाहती हैं। इस सिलसिले में दीगर तहाइफ के साथ ट्रांसमीटर भेज रही हैं ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी पर राब्ता कायम करके गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सके। उन 3 हेलीकॉप्टर में से एक सुपर मास्टर की तरफ से, दूसरा मास्कमैन की तरफ से और तीसरा जनीवा रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आया था। सोनिया ने तीनों ट्रांसमीटर के जरिए उनसे राब्ता कायम करने के बाद कहा था, मैं सोनिया बोल रही हूँ। ये इत्तलान अर्ज है कि जो तैयारा नेपाल से चला और वादी काफ तक पहुंचा, उसमें अना मीरिया सफर कर रही थी। वादी काफ में पहुंचकर वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। उसकी जगह सोनिया ने जन्म लिया है, लिहाजा इस इत्तला के बाद मैं राब्ता खत्म करती हूँ। बात बहुत हो चुकी है, अहम गुफ्तगू कल सुबह होगी। उसने सभी को यही जवाब दिया था और सुबह तक के लिए टाल दिया था। अब वादी काफ में टार्टर गलबा से राब्ता कायम करने वाले और हेलीकॉप्टर के जरिए आने वालों की तादाद 6 हो गई थी। एक ब्लैक शैडो जिसके डुप्लीकेट क्रिस्टोफर मिकी नंबर 2 ने कोहे काफ की फिजा में हेलीकॉप्टर के जरिए प्रवास की थी और सबसे पहले तहाइफ के तौर पर एक बहुत बड़ा बंडल फेंका था और खैर सगाली का पैगाम भी दिया था। दूसरा इसराइल का था जो वहां पहुंचने वाला था। तीसरा भारतीय हेलीकॉप्टर जो सबाता को ले जाने वाला था। चौथा सुपर मास्टर, पांचवा मास्कमैन और छठा जनीवा रेड क्रॉस सोसाइटी का था। कल तक कितने आने जाने वाले थे और राब्ता कायम करने के मुतमन्नी थे, आने वाला वक्त ही बता सकता था। मैंने सोनिया और रसवंती से कहा, अब आराम से सो जाओ, हम सबको नींद पूरी करके सुबह ताज़ा दम रहना है। मैं उनके पास आ गया। अभी आराम से सो नहीं सकता था। एक तरफ सबाता, दूसरी तरफ मरजाना और बिलबा सफर कर रहे थे। ये मालूम करना जरूरी था कि वो सफर के दौरान भी बखैरियत हैं या नहीं। फिर ये कि बड़ी देर से मैंने सज्जाद की खबर नहीं ली थी। उसके बारे में भी मालूम करने के बाद मैं आराम से सो सकता था। लिहाजा मैंने मरजाना की खैरियत पहले मालूम की। इसी को कहते हैं नागहानी मुसीबत। वहां खैरियत नहीं थी। वो हेलीकॉप्टर जिसमें वो बिलबा के साथ इसराइल के 5 निहायत मासूम और दोस्त नवाज यहूदियों के साथ सफर कर रही थी, अब प्रवास करता हुआ वापस इसराइल की तरफ जा रहा था। मैंने पूछा, मरजाना ये क्या हो रहा है? उसने जवाब दिया, पायलट कह रहा था हेलीकॉप्टर में कोई खराबी पैदा हो गई है, वापस जाना जरूरी है वरना रास्ते में हादसा पेश आ सकता है। पायलट से गुफ्तगू करो, मैं उसके दिमाग में पहुंचूंगी। उसने पायलट को मुखातिब किया। पायलट ने जवाब दिया तो मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसके लाशऊर में एक सुरख नन्ही सी रोशनी जलती बुझती जा रही थी। उसका मतलब समझ में नहीं आया। मैंने उसकी सोच में पूछा, हेलीकॉप्टर में क्या खराबी पैदा हो गई है? उसकी अपनी सोच ने जवाब दिया, मेरी समझ में नहीं आता क्या खराबी है। मुझे एहसास हो रहा है कि यकीनन कोई ऐसी खराबी है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं अपना शक दूर करने के लिए वापस ले जा रहा हूं। उसकी सोच के जरिए हेलीकॉप्टर तिल अबैब की फिजाओं में परवाज करने लगा था और अब उतरने ही वाला था। मैंने कहाल तंजीम के सरबराह रीमोंडील के दिमाग की तरफ छलांग लगाई। उसके दिमाग को टटोला पता चला। उसे इस सिलसिले में कुछ नहीं मालूम, बस इतनी इतला मिली है कि हेलीकॉप्टर वापस आ रहा है और अब यहां उतरने ही वाला है। इतनी ख्याल ख्वानी से जाहिर हो रहा था कि उस हेलीकॉप्टर के वापस आने में कोई साजिश नहीं है। अगर साजिश होती तो मैं उनके दिमाग से मालूम कर लेता। इसके बावजूद जाने क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। कोई बात मेरे दिमाग में चुभ रही थी। मैंने अपने दिमाग को टटोलना शुरू किया। पता चला मैं हर एक के दिमाग में पहुंच सकता हूं, लेकिन असफंदियार के दिमाग में उसकी इजाजत के बगैर नहीं पहुंच सकता। और चुपके से कोई राज मालूम करना चाहूं तो उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। यही बात मेरे दिमाग में खटक रही थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? वैसे तो इसराइल में किसी भी हाकिम या किसी भी ऑफिसर ने मेरे सिलसिले में किसी तरह की साजिश ना करने की कसम खा रखी थी। वो सब अपनी जगह दयानतदार हो सकते थे, लेकिन एक असफंदियार ऐसी साजिशें कर सकता था जिसकी खबर मुझे नहीं हो सकती थी। मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना दूसरे इसराइली अफसरान के दिमागों को भी जरा टटोल लिया जाए। ये सोचते ही मैं सीक्रेट सर्विस के चीफ ऑफिसर के दिमाग में पहुंच गया। फिर उसके दिमाग को टटोलते ही चौंक पड़ा।
वो इस वक्त एक खूबसूरत सी कोठी में दाखिल हो रहा था। कोठी के आसपास मुसल्लह अफराद का पहरा था और उस कोठी के अंदर फरहाद अली तैमूर मौजूद था। मैंने फौरन ही सज्जाद के दिमाग में छलांग लगाई। पता चला वो अपनी जगह गहरी नींद सो रहा है। मैंने उसकी नींद में मुदाखलत नहीं की, वापस चीफ ऑफिसर के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त तक वो एक खूबसूरत से बेडरूम में आ गया था। वहां एक फरहाद अली तैमूर इजी चेयर पर बैठा हुआ था। दूसरे कई लोग थे। वो सब चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट सुना रहे थे। एक ने कहा, हमने अच्छी तरह इनको चेक किया है, ये फरहाद साहब हैं। चीफ ऑफिसर ने सर से पांव तक उस फरहाद को देखा। कद, जिसामत, शक्ल, सूरत, आवाज, लबो लहजा सब वैसा ही था। एक शख्स मुहद्दब शीशा लिए खड़ा हुआ था। उसने कहा, मैंने अच्छी तरह मुआयना किया है, ये मेकअप में नहीं है, ये यकीनन हमारे दोस्त फरहाद साहब हैं। चीफ ऑफिसर ने आगे बढ़कर मुसाफिया करते हुए कहा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर, मुझे अफसोस है आपको ऐसे मरहलों से गुजरना पड़ा। आप तो जानते ही हैं, दुश्मन आपकी डमी तैयार कर लेते हैं और हम परेशान होते हैं। उस डमी फरहाद ने खुशदिली से कहा, कोई बात नहीं, मैं पहले भी आपका दोस्त था, आज भी दोस्त हूं और दोस्ताना जज्बे के साथ हर आजमाइश से गुजर सकता हूं। उसकी आवाज और उसका लबो लहजा सुनते ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। तब इंकशाफ हुआ ये वही डमी फरहाद था जिसे ब्लैक शैडो ने आला बीबी के साथ बाबा साहब के इदारे में भेजा था। आला बीबी ने कहा था कि वो भी ब्लैक शैडो के उस डमी चमचे को ऐसा चक्कर देगी कि ब्लैक शैडो याद रखेगा, और उसने चक्कर दिया था। उस डमी फरहाद को किसी काम से बाबा साहब के इदारे के बाहर भेजा था और मुख्तलिफ जराए से पेरिस की काहाल तंजीम की ब्रांच में इतला पहुंचाई थी कि फरहाद पेरिस की तरफ आ रहा है। बस इतना ही काफी था। इसके बाद वो इदारे में वापस न जा सका, रास्ते ही में अगवा कर लिया गया। दूसरी तरफ चीफ ऑफिसर को इतला मिली थी कि मिस्टर फरहाद अली तैमूर हाथ आ गई हैं और उन्हें फौरन ही तेल अबैब पहुंचाया जा रहा है। चीफ ऑफिसर ने सोचा, अगर ये बात अभी अपने खास आदमियों को बताई जाएगी तो रसवंती किसी न किसी के दिमाग में पहुंचकर मालूम कर लेगी कि फरहाद फिर यहूदियों के हत्थे चढ़ रहा है। लिहाजा उसने असफंदयार को इसकी इतला दी। असफंदयार ने चीफ ऑफिसर को ताकीद कर दी कि ये बात किसी और को उस वक्त तक ना मालूम हो जब तक फरहाद अली तैमूर तेल अबैब ना पहुंचा दिया जाए। इस बात को अपनों से भी राज में रखने का मकसद यही समझ में आया कि उनका असफंदयार कोई साजिश करना चाहता है। इस नुक्ते नजर से सोचने के बाद ये बात समझ में आती थी कि हेलीकॉप्टर वापस क्यों लाया गया। एक सवाल और पैदा होता है, वो हेलीकॉप्टर वापस कैसे आया जबकि पायलट को वापस लाने के लिए हुक्म नहीं दिया गया। वो कोई खराबी महसूस कर रहा था। मैंने एक बार फिर पायलट के दिमाग में छलांग लगाई। वहां पहुंचा तो उसके लाशऊर में एक नन्ही सी सुर्ख रोशनी जलती बुझती दिखाई दी। इस रोशनी के जरिए उसे खतरे का एहसास हो रहा था। वो समझ रहा था हेलीकॉप्टर में कोई खराबी पैदा हो गई है। फिर सवाल पैदा होता था, लाशऊर में अगर कोई सुर्ख नन्ही सी बत्ती जलती बुझती महसूस होती हो तो ये बात कैसे समझ में आती है कि हेलीकॉप्टर में कोई खराबी पैदा हो गई हो। मैं फिर एक बार चीफ ऑफिसर के दिमाग में पहुंचा। वो डमी फरहाद से गुफ्तगू कर रहा था। उसी वक्त इत्तला मिली कि असफंदयार तशरीफ लाई हैं। वो फौरन ही डमी फरहाद से माजरत चाहते हुए रुखसत हो गया। उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचा। ड्राइंग रूम में असफंदयार बैठा हुआ था। उसे देखते ही चीफ ऑफिसर ने आगे बढ़कर अपने घुटने टेक दिए, फिर असफंदयार के दाएं हाथ को अपने हाथों में लेकर बोसा दिया। इसके बाद रिपोर्ट सुनाने लगा। रिपोर्ट यही थी कि फरहाद अली तैमूर को अच्छी तरह चेक किया गया है। ये असली फरहाद है, मेकअप नहीं है। तमाम रिपोर्ट सुनने के बाद असफंदयार ने कहा, कुदरत हमारा साथ दे रही है, फरहाद फिर हमारे हाथ आ गया है। दूसरी तरफ टार्टर गलबा का बेटा टार्टर बिल्बा और उसकी होने वाली बहू मरजाना भी हमारे पास दोबारा पहुंच गई हैं। चीफ ऑफिसर ने अदब से पूछा, मोहतरम मेरी ये उलझन दूर कर दीजिए, वह हेलीकॉप्टर कैसे वापस आ गया? आपने पायलट से या हमारे उन 5 नुमाइंदों से किस तरह राब्ता कायम किया जबकि रसवंती की तरफ से खदशा था वो हम में से किसी के भी राब्ते को ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर लेगी? ये एक राज की बात है, ना पूछो तो बेहतर है। मोहतरम मैं सीक्रेट सर्विस का चीफ ऑफिसर हूँ। मुल्क के अहम तरीन राज मेरे सीने में दफन रहते हैं। क्या आप मुझ पर एतमाद नहीं करेंगे? जरूर एतमाद करूंगा। बात असल में यह है कि जब रसवंती ने यह शर्त आयद कर दी कि यहां से हमारा जो भी नुमाइंदा जाएगा वो उनके दिमागों को अच्छी तरह पड़ेगी, मुतमईन होने के बाद उन्हें वादी काफ में दाखिल होने की इजाजत देगी, तभी मैंने अपने 2 खास आदमियों को हैप्नोटिज्म के जरिए अपने काबू में किया।
एक पायलट था और दूसरा उन 5 नुमाइंदों में से एक नुमाइंदा है। दोनों शऊरी तौर पर मेरे हिप्नोटिज्म के अमल को भूल चुके हैं। मैंने तनवीमी अमल के दौरान उन्हें हदायत दी कि जो कुछ मैं उनसे कह रहा हूँ वो तमाम बातें तनवीमी नींद के बाद भूल जाएंगे। अलबत्ता जब भी उनकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में एक नन्हा सा सुरख बल्ब जलता बुझता रहेगा तो वो तनवीमी अमल के दौरान हदायत देने वाली तमाम बातें याद कर लेंगे। चीफ ऑफिसर ने पूछा, आपने तनवीमी अमल के दौरान उन्हें क्या हदायत दी थी? पहले तो मैंने उनसे कहा था कि उनके हाथों में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां होंगी। मैं जब भी जरूरत महसूस करूंगा रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम के जरिए उस घड़ी में सुरख सा बल्ब जलना बुझना शुरू हो जाएगा। इसके बाद उस बल्ब की सुरख रोशनी को देखते ही उनके लाशऊर में सुरख बत्ती जलती बुझती रहेगी। उन्हें याद आता रहेगा कि ऐसे हालात में क्या करना है। मसलन हेलीकॉप्टर की परवाज के दौरान सुरख रोशनी जलने बुझने लगे तो पायलट को एहसास होगा कि खतरा है, हेलीकॉप्टर में कोई खराबी पैदा हो गई है, लिहाजा उसे वापस इसराइल ले जाना चाहिए ताकि उसे दोबारा अच्छी तरह चेक करने के बाद परवाज की जा सके। चीफ ने खुश होकर कहा, ओह मोहतरम, वाकई आप अजीम हैं। टेलीपैथी जानने वाले आपकी मर्जी के बगैर आपके दिमाग में पहुंच नहीं सकते और आप उन टेलीपैथी जानने वालों को खूब चक्कर देती हैं। उन्हें खुश फहमी में मुब्तला कर रखा है कि हमारे जो नुमाइंदे जा रहे हैं वो बिल्कुल मासूम हैं और कोई साजिश करना नहीं जानते, जबकि उनमें से हमारा एक नुमाइंदा गैर शऊरी तौर पर हमारे मुल्क के लिए काम करता रहेगा। प्लीज जरा ये वजाहत कर दें कि हमारा वो नुमाइंदा काफ पहुंचने के बाद किस तरह हमारे काम आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह जब भी मुझे जरूरत पड़ती मैं रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम के जरिए उसकी घड़ी के नन्हे से बल्ब को ऑफ ऑन करता रहता। इस तरह उसके लाशऊर में सुरख रोशनी जलने बुझने लगती और उसे याद आता कि अपने मुल्क के मुफाद में किस तरह कोई साजिशी चाल चलनी चाहिए, किन लोगों को अपनी हमायत में लेना चाहिए या किन लोगों को रास्ते से हटा देना चाहिए। चीफ ऑफिसर ने कहा, कमाल है, आपने ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया है कि रसवंती की टेलीपैथी हमारे सामने बेकार हो गई। असफंदियार ने कहा, अब फरहाद की आमद को राज में न रखा जाए, हमारे हुक्काम और अफसरान को इतला दे दी जाए। रसवंती मुझसे राब्ता कायम करेगी तो मैं उसे फरहाद के यहाँ आने की खुशखबरी सुनाऊंगा ताकि वो ख्याल ख्वानी के जरिए फरहाद से भी राब्ता कायम करे। दूसरी तरफ यही तासुर दिया जाए कि हेलीकॉप्टर में वाकई खराबी पैदा हो चुकी है। दूसरा हेलीकॉप्टर चूंकि मौजूद नहीं है इसलिए मरजाना और बिलबा को कल से पहले रवाना नहीं किया जा सकता। हम उन सबको किसी न किसी बहाने रोक के रखेंगे। रसवंती को अभी एहसास न होने दिया जाए कि हम उनको बिला वजह रोक रही हैं। चीफ ऑफिसर ने पूछा, अगर रसवंती ने मेरे दिमाग में झांकना शुरू किया तो तुम अभी मेरे साथ चलोगे? रात ज्यादा हो चुकी है, मैं तुम्हें तनवीमी नींद सुलाऊंगा और तुम्हारे दिमाग को अपने कंट्रोल में रखूंगा। रसवंती तुम्हारे पास आएगी तो हमारी चालों को नहीं समझ सकेगी। मैं उनकी बातों को समझ रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, या खुदाया, तेरी दुनिया में कैसे अजायबात हैं। सबसे बड़ा अजूबा इंसान है जो किसी के बस में नहीं रहता, किसी के दबाव में नहीं आता। टेलीपैथी जैसा हैरत अंगेज और दहशत ज़दा करने वाला इल्म भी उसे मरूब नहीं करता। इस इल्म से बचने के लिए वो अपनी जहनी सलाहियतों को कितनी तरह आजमाता है, कैसे टेलीपैथी से महफूज रहता है। ये मैं अपनी जिंदगी में देखता आ रहा था और आइंदा जाने क्या कुछ देखने वाला था। असफंदियार ने तनवीमी अमल और रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम को मिलाकर जो एक नया तरीकाकार इख्तियार किया था वो वाकई काबिल तारीफ था। अब रिमोट कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं था कि इसराइल में बैठकर उस शख्स को कंट्रोल करता जो वादी काफ में मौजूद रहता। इतने तवील फासले से कंट्रोलिंग मुमकिन नहीं थी, अलबत्ता खलाई सियारी के जरिए मुमकिन थी। लेकिन असफंदियार की प्लानिंग के मुताबिक जो इसराइली सुराग रसां वादी काफ के अतराफ पड़ाव करने वाले थे उनमें से कोई कंट्रोलिंग का तरीका अपने हाथ में रखता और वहीं से उस शख्स को कंट्रोल करता जो इसराइली नुमाइंदे की हैसियत से वादी काफ में टार्टर गलबा और रसवंती वगैरह के करीब रहता। मैंने सोनिया के पास पहुंचकर देखा, वो और रसवंती सो रही थी। उन्हें बेदार करना मुनासिब नहीं था, लेकिन ये बात परेशान कर रही थी कि मरजाना और बिलबा कैदी बनाए जा रहे थे। मैं मरजाना के पास पहुंच गया। वो गेस्ट हाउस में बैठी हुई थी, उसके सामने बिलबा की मरहम पट्टी हो रही थी, बाकायदा इलाज किया जा रहा था, उसे दोस्ताना सलूक से मुतमईन किया जा रहा था। मैंने मरजाना को मुखातिब किया। वो बोली, मैं बिलबा के साथ जाते जाते वापस आ गई हूं, समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। शायद हेलीकॉप्टर में कोई खराबी पैदा हो गई है। ये लोग क्या कह रही हैं? और क्या कहेंगे,
मजबूरी जाहिर कर रहे हैं। कहते हैं दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं है। अब हमारी रवानगी का इंतजाम कल तक हो सकेगा। हालात मजबूर करें तो सब्र करना चाहिए। क्या खाक सब्र करूं? तुमने ख्वामखा मुझे यहाँ पहुंचा दिया। ये दादी अम्मा की तरह हमें मशवरे क्यों देती रहती हो? माना कि टेलीपैथी जानती हो, लेकिन इतनी ज़हीन तो नहीं हो कि दुश्मनों की चालों को समझकर मंसूबाबंदी कर सको। तुम ख्वामखा नाराज हो रही हो। इंशाल्लाह कल तक तुम्हारी रवानगी का इंतजाम हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो कल से तेल अबैब में वही हंगामे शुरू होंगे जिनकी मिसालें पिछले दिनों सोनिया पेश कर चुकी है। देखो मरजाना, कोई हमाकत ना करना। जल्दबाजी में कोई कदम उठाओगी तो हम सब मुश्किलात में पड़ जाएंगे। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। फौरन सोनिया से मशवरा करो और मुझे बताओ। सोनिया गहरी नींद में है, क्या उसे उठाना मुनासिब है? सुबह मशवरा ले लेना, फिलहाल मेरे दिमाग से जाओ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसके दिमाग से चला आया। अजीब जिद्दी औरतों से पाला पड़ता रहता था। सोनिया मरजाना और लैला सानी जिद में किसी से कम नहीं थी। रसवंती की जिद और मुखालफत ने उसे अच्छा सबक सिखाया था। अब वो कदरें नरम पड़ गई थी। एक हदीका से वास्ता पड़ता था, वो भी गूंगी, बहरी और पर्दा नशीन होने की जिद पर कायम थी। पता नहीं आगे चलकर क्या फैसला करने वाली थी। सबाता किस कदर जिद्दी तबीयत रखती है इसका इजहार अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन मैं उसके दिमाग में रहकर मालूम कर सकता था। एक तो वो काफ की शहजादी थी, बाप की इकलौती बेटी और भाई की लाडली बहन। जंगजू मिजाज रखती थी, लड़ने मरने में किसी से पीछे नहीं थी। जंग के सिलसिले में कदीम हथियार, तलवार से लेकर जदीद हथियारों को भी बड़ी महारत से इस्तेमाल करना जानती थी। फ्री स्टाइल में अपना जवाब नहीं रखती थी। जूडो, कराटे, घुड़सवारी और ड्राइविंग वगैरह कौन सा ऐसा हुनर था जो उसे बचपन से अब तक नहीं सिखाया गया था? जंगजू कौम की बेटी यही सब कुछ सीखते रहने में अपनी जिंदगी गुजारती चली आ रही थी। मैं सबाता के पास पहुंच गया। वो एक आरामदेह त्यारे में सफर कर रही थी और अनकरा पहुंचने वाली थी। उसके दिमाग में रहकर मुझे याद आया कि उसने इतना कुछ सीखने के बावजूद एक बात अपनी गिरह में बांध रखी है। उसके बाप ने उसे समझाया था, चाहे कितनी ही सलाहियतों की मालिक बन जाओ, लड़ने का मौका है तो हमेशा दिमाग को ठंडा रखो, बड़ी तहम्मुल मिजाजी से दुश्मन का सामना करो, जीत हमेशा तुम्हारी होगी। यही वजह थी कि वो अक्सर चुप रहती थी, किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी, किसी से उलझती नहीं थी। मैंने उसे मुखातिब किया, सबाता, मैं रसवंती बोल रही हूँ। तुम आराम से सफर कर रही हो, अभी थोड़ी नींद पूरी कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, सोचा तुम मेरे जरिए मेरे साथ सफर करने वालों के दिमागों तक पहुंचोगी। इसके बाद आराम से नींद पूरी कर लूंगी। किसी हॉस्टस को मुखातिब करके अपने लिए कुछ तलब करो, मैं उसके जरिए दूसरों तक पहुंचूंगी। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। मैं उस तैयारी की एक हॉस्टस के दिमाग में पहुंच गया, फिर उसके जरिए ठहर ठहर कर बड़े इत्मीनान से दूसरों के दिमागों तक पहुंचने लगा, उनके मुतल्लिक मालूमात हासिल करने लगा। इस दौरान क्रिस्टोफर मिकी के जिस बंगले में था वहां मुसलसल सुकून नहीं था, क्योंकि लैला सानी और कुछ औरतें मौजूद थीं। लैला मुझसे मिलना चाहती थी। उन औरतों ने उसे रोक दिया था और कहा था कि मैं सो रहा हूं, सुबह मुलाकात हो सकती है। इसके बावजूद उसने औरतों को धोखा देकर मेरी ख्वाबगाह तक आने की कोशिश की, ताकि पहले की तरह मुकफ्फल दरवाजे को खोलकर मेरे कमरे में दाखिल हो सके, लेकिन नाकाम रही। तैयारे में सबाता के हम सफर हिंदुस्तानी सियासतदान थे, और सियासतदान से ज्यादा माहिर नफ्सियात थे। इंसान की नफ्सियात को समझकर समझौते की राहें निकालकर दोस्ती कायम रखने के गुर जानते थे। वादिय काफ में टार्टर गलबा रसवंती से दोस्ती करने के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत थी, इसलिए ऐसे ही लोगों का इंतखाब किया गया था। लेकिन वहां तकरीबन 10 हम सफर थे। 10 इसलिए कि रसवंती उनमें से किसी 5 का इंतखाब कर सके, और वादी काफ में 5 से ज्यादा अफराद को आने की इजाजत नहीं थी। उनमें से 9 ऐसे थे जिन पर मैं एतराज नहीं कर सकता था। जब 10वें के दिमाग में पहुंचा तो वो सीधा होकर बैठ गया। उसके दिमाग से पता चला वो मेरी सोच की लहरों से चौंक गया था। इसका मतलब ये था कि वो योगा का माहिर है। इसके बावजूद वो अनजान बना हुआ था। मैंने कहा, मिस्टर, तुम मेरी सोच की लहरों को महसूस कर रहे हो और अनजान बन रहे हो। उसने जल्दी से कहा, श्रीमती रसवंती देवी, मैं भला आपसे क्या छुप सकता हूँ। आप यकीन करें, मेरे दिमाग के तहखाने में उतर कर देखें, मैं फरेबी नहीं हूँ, आपका सेवक हूँ। कभी आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मैं वादिय काफ में ऐसे किसी शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसके दिमाग में बेखटके ना पहुंच सकूं। आप जब भी आएंगी मैं अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखूंगा, और जब चाहोगे अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लोगे, ताकि मैं तुम्हारे चोर ख्यालात ना पढ़ सकूं। ऐसी बात नहीं है, आप मुझे आजमा कर। यू शट अप, मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती।
तुम अनकरा पहुंचकर वापस जाओगे। अक्सर लोग अपने मकासद में नाकाम होते हैं तो बेख्तियार झुंझलाती हैं और बेसाख्ता उनके मुंह से गाली निकलने लगती है। वो रसवंती को गाली देना चाहता था, वक्ती तौर पर भूल गया था कि दिमाग में रहने वाली छुपी हुई गाली को भी सुन सकती है। जो लोग चुपकर या किसी के पीठ पीछे गाली देने के आदी होते हैं वो ऐसे वक्त हमेशा हमाकत कर जाती हैं। वो जैसे ही गाली देना चाहता था, मैंने दिमाग को जबरदस्त झटका पहुंचाया। वो एकदम से चीख उठा। मैं उसे गाली देने के सिलसिले में वार्निंग देता तो वो मोहतात हो जाता, पहले ही सांस रोककर दिमाग के दरवाजे बंद कर लेता, मुझे आने न देता। इस तरह मैं उसे सजा नहीं दे सकता था। उसकी चीख सुनते ही तैयारे के सभी लोग हड़बड़ा कर उठ गए थे। कोई सो रहा था, कोई जाग रहा था, मगर सभी चौंक कर परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगे। मैंने उसे सांस रोकने का मौका नहीं दिया। दूसरी बार फिर झटका लगाया। वो अपनी सीट पर से उछलकर 2 सीटों की दरमियानी राहदारी पर गिर पड़ा। जहाज के फर्श पर तड़पते हुए कहने लगा, मुआफ कर दीजिए देवी जी, मुआफ कर दीजिए। सबाता ने पूछा, रसवंती क्या बात है? मैं एयर होस्टेस के दिमाग में पहुंच गया। वो कहने लगी, मैं रसवंती हूँ और एयर होस्टेस की जुबान से बोल रही हूँ। सब उसे देखने लगे। उस योगा के माहिर को जरा सुकून नसीब हुआ। उसने फर्श पर पड़े पड़े सर उठाकर एयर होस्टेस की जानिब देखा, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, देवी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा क्या कसूर है? तुम अपनी जुबान से मेरे लिए गाली निकालने वाले थे, ये भूल गए कि दिमाग के तह खाने में भी चोर ख्यालात को पढ़ लेती हूँ। इससे पहले कि तुम गाली देते मैंने तुम्हें सजा दी। एक भारतीय नुमाइंदे ने उसे नागवारी से देखते हुए कहा, मिस्टर हरि नायडू, ये क्या हमाकत है? तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि रसवंती देवी को गाली देने की सोचो? हरि नायडू फर्श पर बैठ गया, दोनों हाथ जोड़कर कह रहा था, मैं कसम खाकर कहता हूँ जानबूझकर गाली नहीं देना चाहता था, बस आदत सी पड़ गई है। आप ही आप निकलने वाली थी। एयर होस्टेस ने कहा, शुक्र करो इस वक्त सबाता तुम्हारे दरमियान मौजूद है। अगर ये तैयारे में ना होती तो यह भी तबाह हो जाता। सभी अपने अपने हाथ जोड़कर आजिज़ी करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे चुकी हूँ, कह चुकी हूँ। 5 ऐसे अफराद का इंतखाब किया जाए जो साजिश करना ना जानते हो, सिर्फ दोस्ती करना जानते हो। एक ने कहा, देवी जी हम यकीन दिलाती हैं कि हम में से किसी के भी दिमाग में पहुंचकर हमें दोस्ती पाएंगी। हम में साजिश करने वाले जरासीम मौजूद ही नहीं। हमारी सरकार ने खूब सोच समझकर हमारा इंतखाब किया है और तुम्हारी सरकार ने इस जासूस का दुम छल्ला भी लगा दिया। वो समझते थे मैं इसकी योगा की सलाहियत को समझ नहीं पाऊंगी। मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। अनकरा पहुंचकर अपने हुकाम से राब्ता कायम करो और जवाब तलब करो कि मेरी मर्जी के खिलाफ एक जासूस तुम्हारे साथ क्यों रवाना किया गया। मैं अनकरा में राब्ता कायम करूंगी, तुम सबको फिर एक बार चेक करूंगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठकर काफ जाने की इजाजत दूंगी। वह सब अपनी अपनी जगह बैठने लगे। मैंने सबाता से कहा, तुम इत्मीनान से सफर करो और सो जाओ, तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। अनकरा में राब्ता कायम करूंगी। सबाता के पास से रुखसत होते ही मुझे ख्याल ख्वानी का सिलसिला तर्क करना पड़ा, क्योंकि मेरी ख्वाबगाह के सामने जो औरतें मौजूद थीं वो अचानक ही चीखने लगी थीं। मैंने फौरन ही उनके दिमाग को टटोला। पता चला कुछ मुर्दा चूहे उनके दरमियान आकर गिरे थे, जिन्हें देखते ही वो खौफजदा होकर दूर भाग रही थीं। वो चीख चीख कर कह रही थी, ये सारा आइज़िक की शरारत है। दरवाजे के पास से उन्हें हटाने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन कोई लैला उर्फ सारा के करीब नहीं आ रहा था। वो इत्मीनान से दरवाजे के पास आ गई थी और उसके लॉक को खोलने की कोशिश कर रही थी। वो चालाक औरतें क्रिस्टोफर मिकी की मातियत थीं। वहां के बड़े बड़े अफसरान को बड़ी मक्कारियों से मोहब्बत के जाल में फांस कर उनसे बड़े बड़े राज उगलवाती थी। यानी इतनी बासलाहियत और मक्कार होने के बावजूद वो चूहे से डरती थी। मैं ख्वाबगाह के बंद दरवाजे के करीब पहुंच गया। अनजान बनकर पूछ रहा था, क्या बात है, तुम सब क्यों चीख रही हो? एक ने बताया कि लैला ने उनके साथ क्या किया। तब मैंने कहा, तुम सब खामोश हो जाओ, वो यहाँ आना ही चाहती है तो आने दो। मेरे ऐसा कहने के दौरान उसने दरवाजे को खोल लिया था। वो खुले हुए दरवाजे पर फातिहाना शान से खड़ी हुई थी। उसका एक हाथ कमर पर था और दूसरे हाथ में रस्सी से बंधा हुआ एक चूहा लटक रहा था। वो पूछ रही थी, क्या इन औरतों पर तुम्हें नाज था जो मुर्दा चूहे से डरती हैं? मैंने सख्ती से पूछा, ये क्या हमाकत है? हमाकत तुमने की है। मेरे यहाँ आने से पहले इन औरतों को बुला लिया ताकि मैं वापस चली जाऊं। मैं पूछती हूँ, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? क्या मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त कर लूंगी? अगर तुम्हें मुझसे मिलना नहीं था तो दिल पर हाथ रखकर सर दाहें क्यों भरते रहे? क्यों मुझे यहाँ आने की दावत दी? मैंने तुमको यहाँ आने के लिए नहीं कहा था। तुम्हारे कहने या ना कहने से क्या होता है? अगर मैं ना आती तो दुश्मन मेरे पीछे पड़ जाते। वो अब भी मेरी ताक में होंगे। मैंने सोचा, दुश्मनों के हाथों मारी भी जाऊं तो तन्हा क्यों मरूं, अपने आशिक को साथ लेकर मरूंगी। इसलिए आ गई हूं यहाँ। बड़ा एहसान किया, तुम्हारी जीत हो गई।
तुमने इन औरतों को भगा दिया, मेरे कमरे के अंदर आने की जिद पूरी कर ली, अब क्या चाहती हो? उसने चूहे को कॉरिडोर में फेंक दिया। इसके साथ ही फिर चीखें सुनाई दी। वो चूहा कॉरिडोर में इधर से उधर भाग रहा था और वो औरतें भी पागलों की तरह भाग रही थी। मैंने दरवाजे के पास आकर डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुम औरतें आखिर हो क्या चीज? मर्द से नहीं डरती, चूहे से डरती हो। चली जाओ यहां से, 5 मिनट के अंदर मेरा बंगला खाली कर दो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये कहते ही मैं ख्वाबगाह में वापस जाना चाहता था। एक धड़ाके से दरवाजा बंद हो गया। लैला ने अंदर से चिटकनी लगाते हुए कहा, अब मैं इत्मीनान से तुम्हारे आयरन सेफ को खोलकर जरूरी चीजें हासिल कर लूंगी। ना तुम आ सकोगे, ना तुम्हारी वो चादर वाली आ सकेगी। लैला की बच्ची ने मुझे परेशान कर दिया था। रात इतनी हो गई थी कि अब मुश्किल से 2 घंटे की नींद पूरी हो सकती थी, बशर्ते के सोने का मौका मिलता। उधर देखते ही देखते सुबह हो जाती। मैंने उसे झांसा देने के लिए कहका लगाया, फिर कहा, तुम मुझे अहमक समझती हो? अहमक लड़की, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद ही मैंने तमाम जरूरी चीजें वहां से हटा दी हैं। अब वैसी जगह है जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकोगी। वैसे आयरन सेफ का लॉक तुम खोल सकती हो, देखकर इत्मीनान कर सकती हो। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, इत्मीनान हो जाए तो दरवाजा खोल देना। इसके साथ ही दरवाजा खुल गया। वो मायूस नजर आ रही थी। मैंने अंदर आकर दरवाजे को एक झटके से बंद करते हुए कहा, बहुत चालाक बनती हो। मुझे इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं आयरन सेफ से अपनी जरूरी चीजें हटाकर कहीं ले जाता। वो तो मैंने झांसा दिया था। वो गुर्राकर मेरी तरफ बढ़ी। मैंने एक तरफ हटते हुए कहा, इसे कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब शराफत से बैठ जाओ और मुझे बताओ, आज रात सोने का इरादा है या नहीं? अगर नहीं है तो किसी दूसरे कमरे में जाकर बैठो, मुझे तो खुदा के लिए सोने दो। बिस्तर की हालत बता रही है कि तुम सो नहीं रहे थे, अब तक जाग रहे थे। बोलो, क्या कर रहे थे? तुम बड़ी बूढ़ियों की तरह सवालात ना करो। मैं खूब समझती हूँ तुम ख्याल ख्वानी कर रहे थे। तुम फरहाद हो। क्या रात को जो भी जागता रहेगा वो फरहाद होगा? क्रिस्टोफर मिकी की हजारों मसरूफियात हैं, उसे कई कई रातें जागना पड़ती हैं। मैंने उसके मुतालिक तमाम मालूमात हासिल की हैं। अब उसका रोल अदा कर रहा हूं तो खुद पता चल रहा है। जब तक रात को देर तक जागकर काम नहीं करता रहूंगा, खुद को पूरी तरह क्रिस्टोफर मिकी साबित नहीं कर सकूंगा। वो टहलने के अंदाज में कमरे के एक तरफ जाते हुए बोली, ये तो यकीन हो गया है कि तुम मिकी नहीं कोई और हो। मैंने तुम्हें बाथरूम में बंद कर दिया था, उस चादर वाली ने तुम्हें वहां से निकाला और तुम्हारी चीजों की हिफाजत भी की। मुझे यहां से कुछ ले जाने का मौका नहीं दिया। दूसरी बार उसने फोन के जरिए धमकी दी कि मैं तुम्हारे करीब ना देखी जाऊं। इससे पता चला कि यहाँ मुजाहिदीन तुम्हारी हमायत में और तुम वाकई मुसलमान हो। मुजाहिदीन में हर दिल अजीज हो और सबसे ज्यादा उस चादर वाली के दिल में अजीज हो। मैंने एक सर्द आह भरते हुए कहा, ऐसा ना कहो, मैं तो तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहता हूँ। खबरदार, मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश न करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम मेरे बंगले में आई हो, मेरी ख्वाबगाह में घुस आई हो, खुद फ्री हो रही हो और मुझे फ्री होने का इल्जाम दे रही हो। तुम बकवास करोगे या कोई काम की बात करोगे? अच्छा, तो तुम काम की बातें करने आई हो? हाँ, मैं मुजाहिदीन से मिलना चाहती हूँ। वो तुम्हारी बोटी बोटी करके तेल अबैब पार्सल कर देंगे। सारा आइज़िक इसराइली हुकूमत की एक अहम सुराग रसां, और वो मुजाहिदीन से मिले तो इसका अंजाम और क्या हो सकता है? मैं उनसे मिलने के बाद उनकी गलत फहमी दूर करूंगी। वो किस नौयत की गलत फहमी है? क्या तुम कहना चाहती हो कि यहूदी नहीं हो, या कहना चाहती हो कि यहूदियों की तरफ से सुराग रसानी नहीं करती हो? तुम्हारी किस बात पर यकीन किया जाएगा? मैं यकीन दिलाने की कोशिश करूंगी। फजूल है। मुजाहिदीन की हमायत हासिल करने के बाद ऐसे सबूत फराहम करो जिन्हें देखने समझने के बाद वह तुम पर एतमाद कर सके। वह थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गई, मुझे घूर कर देखने लगी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? मैं फरहाद के मुतल्लिक सोच रही हूँ। जब भी तुम फरहाद के मुतल्लिक सोचती हो या कुछ कहती हो तो मुझे ही घूरती रहती हो। क्या मैं तुम्हारे लिए फरहाद अली तैमूर बन जाऊं? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरी असलियत को सिर्फ 2 अफराद जानते हैं। एक तो मेरी हमरा सहेली हबीबा अल खैरी है, वो तिल अबैब में है। दूसरे फरहाद अली तैमूर है, वो मेरे दिमाग में झांक कर मेरी असलियत मालूम कर चुके हैं। वो मेरी गवाही दे सकती हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तुम मुजाहिदीन के पास अभी चलो, मिस्टर फरहाद को साथ ले चलो। उनकी गवाही बसरो चश्म कबूल की जाएगी। वो फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, फरहाद ही का पता नहीं है। उन्होंने कहा था बेरोत में मुलाकात होगी, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हो सकी। मैं समझती हूँ वो बराह रास्त मुझसे मिलना नहीं चाहती। ऐसा क्यों सोचती हो? तुम बला की हसीन हो, और फरहाद के मुतल्लिक सुना है वो बला का हुस्न परस्त है। बकवास है। लोग उनके मुतल्लिक गलत अफवाहें उड़ाती हैं। वो मेरे करीब रह चुके हैं, मेरे यहाँ मेहमान रह चुके हैं। मैंने उनमें कोई छिछोरापन नहीं देखा, कोई हुस्न परस्ती नहीं देखी।
तुम फरहाद अली तैमूर के इस कदर करीब रह चुकी हो तो फिर सारा जिक्र नहीं हो, कोई और हो। मेरे सितारों ने सही बताया था, तुम दोहरी जिंदगी गुजार रही हो। हाँ, जब तुमने मुझे ये बताया तो मैं चौंक गई थी। मेरी हकीकत खुलने वाली थी, मैं दोहरी जिंदगी गुजार रही हूँ। जाहिर में कुछ हूँ, बातन में कुछ। वो बातन वाला कुछ मुझे बता दो। मैं मुजाहिदीन के सामने खुद को जाहिर करूंगी। अच्छी बात है, मैं सोचता हूँ किस तरह तुम्हें मुजाहिदों के दरमियान पहुंचाऊं। क्या अभी तुम मुझे कावा पिलाना पसंद करोगी? किचन में तमाम सामान मौजूद है। उसने मुझ पर एक नजर डाली। उसकी सोच कह रही थी कि वो बार बार मुझे फरहाद अली तैमूर समझकर शुबे की नजरों से देखती है, फिर मायूस हो जाती है। वो वहां से उठकर किचन की तरफ चली गई। उसके जाते ही मैंने सज्जाद के दिमाग में छलांग लगाई। मैं बहुत देर से उसके पास पहुंचना चाहता था, लेकिन कोई ना कोई रुकावट पैदा हो जाती थी। मैंने लैला को कावा तैयार करने के बहाने किचन में भेज दिया था ताकि थोड़ी देर में सज्जाद की खैरियत तो मालूम करूं। पिछली बार जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो गहरी नींद में था। मैंने उसे बखैरियत देखकर मुतमईन होकर दूसरी तरफ तवज्जो दी। अब जो उसके दिमाग को टटोल कर देखा तो पता चला वो तनवीमी नींद सो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर तनवीमी अमल किया गया था और अमल के बाद उसे तनवीमी नींद सुला दिया गया है। मैं उसके दिमाग के तह खाने में उतरकर आहिस्ता आहिस्ता मालूमात हासिल करने लगा। उसका ख्वाबीदा दिमाग मुझे बताने लगा कि किस तरह अमल किया गया था और उसे ट्रांस में लाने के बाद किस तरह के सवालात किए गए थे और उसने क्या जवाबात दिए। सज्जाद को एक आरामदेह बिस्तर पर चारों शाने चित लेटने के लिए कहा गया था। वो इससे पहले भी तनवीमी अमल से गुजर चुका था, लिहाजा जल्द ही ट्रांस में आ गया। अमल करने वाले ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, फरहाद अली तैमूर। फिर उससे पूछा गया, अगर तुम्हारी डमी आला बीबी के पास भेजी जाए तो क्या वो उसे पहचान लेगी? अगर पहचान लेगी तो तुम्हारी खुफिया शनाख्त क्या है? कोई कोड वर्ड्स वगैरह है? कोड वर्ड्स वगैरह नहीं है, ना ही कोई खास शनाख्त है। हम एक दूसरे से गुफ्तगू के जरिए पहचाने जाते हैं। फिर आला बीबी ने उस फरहाद की गुमशुदगी का नोटिस क्यों नहीं लिया जो यहूदियों के हत्थे चढ़ गया है? मैं नहीं जानता कि आला बीबी ने उसका नोटिस क्यों नहीं लिया। क्या वो समझ गई है कि तुम अभी तक हमारी कैद में हो सकता है। तुम फरहाद अली तैमूर होते तो वो इस तरह आराम से बाबा साहब के दायरे में बैठी न रहती। हमारी जासूस बता रहे हैं उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, वो वादी काफ जाने के लिए पर तोल रही है। क्या ये अजीब सी बात नहीं है कि तुम्हारी जैसी अहम शख्सियत को उसने फरामोश कर दिया है? मैं क्या कह सकता हूँ। वो क्यों ऐसा कर रही है मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम अपने दिमाग की गहराइयों में उतरो, और तुम दिमाग की गहराइयों में उतर रही हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी रहनुमाई की जाए। मैं किस तरह दिमाग की गहराइयों में उतरूं? अपने लाशऊर को अपनी भूली हुई बातों को टटोलना शुरू करो। देखो तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी रह गई है, कौन सी खामियां जो तुम्हें फरहाद अली तैमूर की हैसियत से अहम नहीं बनाती। तुम्हारे अपने तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सज्जाद के ख्वाबीदा दिमाग को टटोल रहा था और वो बता रहा था कि किस तरह तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को कुरीदा गया। इस कदर कुरीदा गया कि इस अमल ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया। उसे बताया कि वह फरहाद नहीं सज्जाद है। तनवीमी अमल के दौरान इतनी गहरी खामोशी, तन्हाई और यकसुई होती है कि आमिल अपने मामूल को उसके लाशऊर और तलतल शऊर में पहुंचाकर वहां से दूर की कोड़ी ले आता है। यही सज्जाद के साथ हुआ। मैंने उसे जिस तरह फरहाद अली तैमूर बनाए रखा था वो बात जाहिर होने लगी। उसे याद आने लगा था कि किस तरह वो एक बार यहूदियों की कैद में रहकर बिस्तर पर पहुंचकर सो गया था। फिर इसके बाद उसे होश नहीं रहा कि सज्जाद अली तैमूर कहाँ चला गया। अब तक वो फरहाद बना हुआ था। यकीनन तनवीमी अमल के जरिए उसे फरहाद बनाया गया था। ब्लैक शैडो अब तक बहुत ही ज़हीन, चालाक और बर वक्त इक़दामात करने वाला पुरस्रार शख्स साबित होता रहा था। उसने आला बीबी की जरा सी अदम तवज्जो से बहुत दूर तक समझ लिया था। चूंकि वो डमी फरहाद तैयार कर रहा था, इसलिए इस पहलू पर तवज्जो गई और उसने किसी तनवीमी अमल करने वाले की खिदमत हासिल कर ली। इस तनवीमी अमल का नतीजा अब सामने आ रहा था। सज्जाद बहरहाल सज्जाद था और अब अपनी असलियत की तरफ लौट आया था। यूं ब्लैक शैडो मेरे एक बहुत बड़े राज तक पहुंच गया था। मैंने अब तक यहूदियों और सारी दुनिया की खतरनाक तंजीमों को इस फरेब में मुब्तला रखा कि जो सज्जाद उनकी नजरों में है वही फरहाद है। अब ब्लैक शैडो के जरिए बहुत बड़ा इंकिशाफ होने वाला था। यहूदियों ने जिस फरहाद को गिरफ्तार किया था उसे लोहे के पिंजरे में पेश किया था, स्टेज पर लाकर तमाशा दिखाया था और दो बड़ी खतरनाक तंजीमों के सरबराहों ने उसकी मौत के परवाने पर दस्तखत किए थे और कितने ही ममालिक ने उसकी मौत का तमाशा देखना चाहा था। वो सब मेरी तरफ से दहल जाएंगे। इस बात का यकीन हो जाएगा कि असल फरहाद न पहले कभी गिरफ्त में आया, न आज किसी की गिरफ्त में है। वो कहीं रूपोश है और एक जगह बैठा ये सारे तमाशे कर रहा है।
अगरचे इस इंकिशाफ के बाद मेरा कुछ ज्यादा नुकसान न होता, ताहम मैं अपने तमाम दुश्मनों को अब तक खुशफहमी में मुब्तला रखे हुए था। वो खेल खत्म हो जाता। लुत्फ इसी में था कि वो हमेशा खुशफहमी में मुब्तला रहते और मैं उनकी दोगली बातों और दोगली हरकतों को समझता रहता। अब मैं सोच रहा था क्या करूं, किस तरह ब्लैक शैडो को इस अहम इंकिशाफ से रोक दूं। कम वक्त वो क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसके दिमाग तक ना तो पहुंच सकता था, ना ही उसके किसी खास मातियत को अपना अलहकार बनाकर उसकी किसी कमजोरी से फायदा उठा सकता था। मेरे सोचने के दौरान लैला कावा लेकर आ गई। यूं तो वो जल्दी आ सकती थी, लेकिन मैंने सज्जाद के पास पहुंचने के दौरान एक बार उसका तैयार किया हुआ कावा इस तरह गिरा दिया था कि उसे ख्याल ख्वानी का शुबा न हो सका। वो अफसोस करते हुए गिरे हुए कावे को देखती रही। फिर उसने दूसरी बार कावा बनाना शुरू किया। इस तरह मुझे काफी वक्त मिल गया था। हम सेंटर टेबल के अतराफ एक दूसरे के सामने बैठकर कावा पीने लगे। उसने पूछा, क्या तुमने मुजाहिदीन से मेरा तारुफ कराने के सिलसिले में कुछ सोचा? मैं सोच रहा हूँ, एक तारुफी खत तुम्हारे लिए लिख दूं। तुम वो खत लेकर सौकुल गरब के इलाके में जाओ। वहां एक बुजुर्ग जलीलुल कदर हैं, ये खत उन्हें दे देना, वो तुम पर भरोसा करेंगे। क्या तुमने वो खत लिख दिया है? क्या खाक लिखूं? तुमने तो अपनी असलियत नहीं बताई, तुम कौन हो, सारा आइजिक किस तरह बनी हुई हो, इसराइली तुम पर किस तरह एतमाद करते हैं और तुम्हारी असलियत तो नहीं समझते हैं। वह सर झुकाकर सोचने लगी, मुझे अपना असली नाम बताए या ना बताए। फिर उसने सोचा, असली नाम बताना क्या जरूरी है? मैं लैला सानी को जिस कदर राज में रखूं बेहतर है। सिर्फ हबीबा और फरहाद को मालूम होना चाहिए, तीसरा शख्स ना समझ सके। वो सर उठाकर बोली, मेरी असलियत ख्वाह कुछ हो, तुम मुझ पर एतमाद करने लगे हो। इतना लिख दो कि मैं काबिल एतमाद हूं और मुजाहिदीन भी मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं उसकी बात का जवाब देना चाहता था, मगर चुप हो गया। उसी वक्त एक धड़ाके से मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला। किसी ने जोर की लात मारी थी। दो जवान नजर आए। वो खुले हुए दरवाजे पर स्ट्रेन गन लिए खड़े हुए थे। एक ने लैला को निशाने पर रखते हुए कहा, यू डर्टी डिटेक्टिव सारा आइजिक, तुम समझती हो हमें धोखा देकर होटल से आओगी और हम तुम्हारा ताकुब नहीं करेंगे। दूसरे ने कहा, हम उसी वक्त यहाँ दाखिल हो सकते थे, लेकिन पहले हमने चारों तरफ मुहासरा कर लिया, अपने आदमियों को बुलाया। अब हम में से दो यहाँ हैं और दो बंगले के अगले पिछले दरवाजों पर हैं। तुम यहाँ से फरार नहीं हो सकोगी। मैंने अनजान बनकर पूछा, भाई साहब बात क्या है? आप लोग यूं दंदनाते हुए मेरे बेडरूम में घुस आए हैं, इस लड़की से क्या शिकायत है? एक ने घुरा कर कहा, तुम बकवास मत करो वरना तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। फिर दूसरे ने पूछा, लड़की फौरन बताओ, तुम साथ में गोल्डमैन के मुतल्लिक क्या जानती हो? यहाँ हमारे माल के पहुंचने के सिलसिले में तुम्हें कैसे मालूमात हासिल हुई? हम 10 तक गिन रहे हैं। अगर तुमने जुबान ना खोली तो हम अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और तुम दोनों की लाशों को तुम्हारे मातम करने वालों के लिए छोड़कर चले जाएंगे। ये कहते उसने गिनना शुरू किया। 1। जरा वक्फे से उसने कहा, जल्दी बोलो वरना। 2। लैला ने मेरी तरफ देखा। वो उठकर खड़ी हो गई थी। मैं भी खड़ा हो गया। मैं समझ रहा था वो उन पर हमला करने के लिए पर तोल रही है और ये निहायत ही खतरनाक इकदाम होता। यकीनन वो फ्लाइंग समरसॉल्ट यानी फिजा में कलाबाजी खाने के करतब जानती थी। फायरिंग से बच सकती थी। मैं उनमें से किसी एक के दिमाग को झटका पहुंचाकर फायरिंग का रुख दूसरी तरफ कर सकता था, मगर बैक वक्त दो के दिमागों में नहीं पहुंच सकता था। फिर फायरिंग की आवाज सुनकर बाहर खड़े हुए दो मुसल्लह शख्स भी आ सकते थे और अपनी आवाज मुझे सुनाए बगैर बेदरेक गोली मार देते। वो गिनता जा रहा था, 5, 6, 7। मैं तैयार हो गया, जो भी हो। इधर लैला फिजा में कलाबाजी खाएगी, उधर मैं एक को बहकाकर दूसरे की तरफ फायरिंग करवाऊंगा। बाद में जो आने वाले हैं उनसे बाद में निमट लिया जाएगा। 8, 9। मगर वो 9 के बाद गिन ना सका। अचानक ही दोनों के हलक से कराह निकली। दोनों के हाथों में स्टेन गन कांप रही थी और वह हथियार फर्श पर गिरने ही वाले थे। मैंने उन दोनों के अकब में देखा। वहां मुझे ऐसी अलामतें नजर आईं जो अब दुश्मनों के लिए दहशत बन गई थीं, और वो अलामतें थीं गूंगी, खंजर और चादर। वो हदीका थी। वह हदीका जो दोस्तों की पुश्त पर पहुंचे तो पुश्त पनाही करे और दुश्मनों की पुश्त पर पहुंचे तो यूं खंजर पेवस्त करे जैसे पुश्त हा पुश्त से आखिरी कील ठोंकने का कारोबार करती आ रही हो। उसे देखते ही लैला पैंतरे बदलना भूल गई। मैंने ख्याल ख्वानी का इरादा तर्क कर दिया। हम जो काम करना चाहते थे वो हदीका कर चुकी थी। हमारे अजनबी दुश्मनों के हाथ से हथियार छूटकर फर्श पर गिर पड़े थे। इसके साथ ही वो औंधे मुंह जमीन बोस हो रहे थे।
दोनों की पुश्त पर एक खंजर यूं पैबस्त हो चुका था जैसे फतह का परचम उनके गोश्त पोस्त और लहू में नस्ब कर दिया गया हो। ऐसी वारदात में जो लोग मौजूद होते हैं वो साकित रह जाती हैं, चंद लम्हों तक कुछ बोल नहीं सकते। हदीका के बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, वो गूंगी बन चुकी थी। लैला भी चुपचाप सोच रही थी। मैं जब भी पाकिस्तानी मिक्की को घेरने की कोशिश करती हूँ ये कमबख्त सर पर पहुंच जाती है। क्या ये 24 घंटे इस पाकिस्तानी की निगरानी करती है? आखिर ये क्या भला है? मैं भी चंद लम्हों तक खामोश रहा, सोचता रहा। उन दो अजनबियों ने कहा था कि उनके दो और साथी बाहर मौजूद हैं। यकीनन हदीका उन्हें ठिकाने लगा चुकी होगी, तभी यहां तक पहुंची थी। मैंने उससे पूछा, क्या बाहर दुश्मन मौजूद हैं? हदीका ने इनकार में सर हिलाया। ये दुश्मन कह रहे थे कि इनके आदमी बाहर मौजूद हैं। क्या उनसे तुम्हारा सामना हुआ था? इस बार उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। क्या तुमने उन्हें भी? मैंने आधी बात कहकर सामने पड़ी हुई लाशों की तरफ अंगूठा दिखाया। उसने फिर इस बात में सर हिलाया। अजब गूंगी थी, बोल सकती थी, लेकिन कसमिया खामोशी ने उसे और ज्यादा पुरस्कार बना दिया था। मैंने फोन के पास पहुंचकर रिसीवर उठाया, फिर बाहसियत क्रिस्टोफर मिक्की अपने मातहत से राब्ता कायम करके कहा, यहाँ कुछ दुश्मनों की लाशें पड़ी हैं, उन्हें फौरन ठिकाने लगा दो। मेरी बातों के दौरान हदीका ने दुश्मनों की पुश्त से अपने खंजर निकाल लिए थे। उनके लिबास से उन्हें साफ करने के बाद सीधी खड़ी हो गई थी। अब लैला की तरफ एक खंजर से इशारा करते हुए दूसरे खंजर के इशारे से कह रही थी, यहां से जाओ। यानी वो लैला को मेरे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसे दुश्मन समझ रही थी। पिछली बार उसने लैला को मुझ पर ज्यादती करते देख लिया था। अगर वो वक्त पर ना पहुंचती तो लैला मुझे बाथरूम में बंद करके आहनी सेफ से अहम दस्तावेजात निकाल कर ले जाती। दूसरी बार वो फिर मेरे कमरे में उसे देख रही थी और दुश्मन समझ रही थी। लैला ने नागवारी से पूछा, तुम आखिर कौन हो? क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? वो चंद सातों तक चुप रही, जैसे चादर के पीछे से घूर कर देख रही हो। लैला उसके हुक्म के मुताबिक वहां से नहीं जा रही थी। वो दोनों खंजरों को दस्ते की तरफ से थामे हुए थी। उसने फिजा में उन्हें उछाला। दोनों खंजर जरा ऊपर गए, फिर वापस आए तो हदीका ने उन्हें आहनी फलों की तरफ से थाम लिया। इसका मतलब ये था कि वो लैला पर खंजरों को फेंकने वाली थी। मैं फौरन ही उसके सामने ढाल बन गया। अरे ये क्या कर रही हो? यहाँ पहले ही 2 लाशें पड़ी हैं, इतना सारा खून बह रहा है। चलो हम इस यहूदी लड़की को ड्राइंग रूम में ले जाकर ज़िबा करेंगे। लैला ने शदीद हैरानी से पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? क्या दिमाग चल गया है? मैंने कहा, हदीका इसका नाम सारा आइज़िक है। ये इसराइली सीक्रेट सर्विस की अहम अफसर है। यहाँ इस बात का सुराग लगाने आई है कि मुजाहिदीन को कौन हथियार सप्लाई करता है और किन जराए से वो सप्लाई होती हैं। चादर के पीछे हदीका गुर्रा रही थी। फिर वो पैंतरा बदलते हुए एक तरफ यूं चलने लगी जैसे शेरनी दूर से दायरा बनाते हुए अपने शिकार पर झपटने के लिए आ रही हो। वो मेरे बाएं तरफ आई और अब पीछे की तरफ पहुंचकर लैला पर हमला करना चाहती थी। मैं फिर घूमकर ढाल बन गया। वो रुक गई। मैंने कहा, तुमसे कह चुका हूं यहाँ नहीं, ड्राइंग रूम में चलो। वो चुपचाप पलटकर बाहर जाने लगी। जैसे ही वो बेडरूम से निकलकर निगाहों से ओझल हुई, लैला ने मेरी आस्तीन पकड़कर झंझोर डाली। तुम होश में तो हो? मुझसे दुश्मनी करियो जबकि मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि मैं यहूदी नहीं हूं। मैं मुसलमानों की और खुसूसन फलस्तीनी मुजाहिदीन की दुश्मन नहीं हूं। मिस सारा आइज़िक, अगर मैं फरहाद होता और टेलीपैथी जानता तो तुम्हारे दिमाग में घुसकर सच और झूठ को मालूम कर लेता। मैं क्या जानूं तुम फलस्तीनी मुजाहिदीन की दोस्त हो या दुश्मन। हम कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते। ड्राइंग रूम में चलो। इस गूंगी को खंजर जनी में इतनी महारत हासिल है कि तुम्हें जरा तकलीफ नहीं होगी। मेरी बात खत्म होते ही हदीका फिर कमरे में आई। आगे बढ़कर फर्श पर झुकते हुए उन हथियारों को उठाने लगी जो दुश्मनों के हाथों से छूटकर गिर पड़े थे। लैला उसे गुर्रा कर देख रही थी। अभी जरा देर पहले वो सोच रही थी कि मुझे बातों में लगाकर छलांग मारेगी और उन हथियारों के पास पहुंचकर मुझे बेबस कर देगी। फिर वो खंजर वाली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैंने कहा, अफसोस, ये सहारा भी तुम्हारे हाथ से निकल गया, अब क्या करोगी? हदीका वहां से चली गई। लैला मुझे घूरते हुए बोली, तुम मुझे निहत्ती और बेबस समझ रहे हो? मैं खाली हाथों से इतनी पिटाई करूंगी कि आइंदा औरत को कमजोर समझना भूल जाओगे। मैंने सहम कर पीछे पलटते हुए कहा, तौबा तौबा, मैं और औरत को कमजोर समझूं? मैंने बड़े बड़े 30 मार खानों को औरत के सामने कमजोर पड़ते देखा है। तुम भी मुझे उनमें से एक समझो। वह तकरीबन छलांग लगाकर दरवाजे के पास पहुंची, फिर उसे अंदर से बंद करते हुए बोली, तुम्हारी वो गूंगी लाडली अब कैसे अंदर आएगी? क्या तुम मुझे ड्राइंग रूम में ले जा सकोगे?
वो मेरे करीब पहुंचते हुए अचानक पैंतरा बदलकर मुझ पर हमला करना चाहती थी। मैं उछलकर एक तरफ चला गया। उसका हमला नाकाम हुआ। फिर वो झुंझलाकर पलट गई, बोली, तुम क्या समझती हो मुझसे बचकर चले जाओगे? मुझे साफ साफ बताओ, अचानक तुम्हारे तेवर कैसे बदल गए? तुम दोस्त से दुश्मन कैसे हो गई? मुझे इस गूंगी के हाथों क्यों कत्ल करवाना चाहते हो? मैंने दोनों हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, बोलती चली जाती हो, मेरी भी कुछ सुनो। मैं तुम्हें दोस्त समझता हूँ, अभी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जिस तरह तुमने मुझे परेशान किया है और मेरी रात को सुबह कर दिया है, उससे तो बेहतर है कि वो गूंगी तुम्हें मार डाले, किस्सा खत्म कर दे। मैं ऐसी महबूबा नहीं पाल सकता जो मेरी रातों की नींद हराम कर दे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। क्रिस्टोफर मिकी का मातियत कह रहा था, सर दरवाजा खोलिए, हम आ गए हैं। मैंने मुस्कुराकर लैला को देखा, फिर कहा, अगर मैं दरवाजा नहीं खोल लूंगा तो ये लोग समझेंगे खतरात में घिरा हुआ हूं। फिर तुम्हारी पोजीशन क्या होगी? क्या तुम बचकर जा सकोगी? उसने गुर्राक कर मुझे देखा और फिर आगे बढ़कर खुद ही दरवाजे को खोल दिया। वहां 4 आदमी खड़े हुए थे। उनमें से एक क्रिस्टोफर मिकी का खास मातियत था। वो सब अंदर आ गए। वो पहले उन लाशों को उठाकर बाहर ले गए। फिर खास मातियत ने आकर कहा, आप दूसरे कमरे में चले जाएं, हम यहाँ का कालीन तब्दील कर देंगे। मैंने लैला के साथ बरामदे में आकर कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें उस गूंगी की दुश्मनी से बचा सकता हूँ। वो झुंझलाकर बोली, क्या तुम मुझे बुज़दिल समझते हो? मैं अभी उसकी चादर को उसका कफन बना सकती हूँ। वो ज्यादा बोलने वालियों की जुबान काटकर उनकी हथेलियों पर रख देती है। हम में से किसका दावा दुरुस्त है ये अभी साबित हो जाएगा। वो पलटकर गुस्से से जाने लगी। मैंने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, बस आजमाना था, आजमा लिया। वो ताज्जुब से देखते हुए बोली, आजमा लिया किस बात के लिए? तुम हदीका के आने से पहले दावा कर रही थी कि फलस्तीनी मुजाहिदीन की हमदर्द हो, उनकी हर तरह मदद करना चाहती हो, अमली तौर पर उनके काम आना चाहती हो। क्या इसी तरह काम आया जाता है? तुम एक फलस्तीनी मुजाहिदा को सिर्फ इसलिए मारना चाहती हो कि उस पर अपनी बर्तरी साबित कर सको। वो मुझे पलकें झपकाए बगैर सोचती हुई नजरों से देखने लगी। मैं फौरन ही उसके दिमाग में पहुंच गया। वो सोच रही थी, बिल्कुल वही अंदाज है। फरहाद ईजल हार्डी के रूप में मेरे यहाँ आया था। वो इसी तरह बात बात पर मुझे तैश दिलाता था, किसी न किसी तरह भड़काता था और मैं गुस्से में भड़क जाती थी। फिर वो कहता था कि मुझे आजमाया है ताकि मैं अपने गुस्से को मारना सीखती रहूं। एक सीक्रेट एजेंट के लिए सबसे पहला सबक यही होता है कि ऐसे जज्बात को बिल्कुल ही कुचल डाला जाए जो गुस्से का मुहर्रिक होती हैं। वो मेरी तरफ उंगली उठाकर सहरज़दा अंदाज में बोली, तुम बाखुदा, तुम फरहाद हो। मैंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछा, क्या वाकई तुमने कैसे समझ लिया कि मैं फरहाद अली तैमूर हूँ? ताज्जुब है। यहूदी जासूस किसी के भी अंदर घुसकर फरहाद को पकड़ लाती हैं। मैं एक शर्त पर एतराफ करूंगा। उसने खुश होकर पूछा, कौन सी शर्त? तुम मुझसे इश्क करोगी, मोहब्बत करोगी? मैं तुम्हारे लिए फरहाद अली तैमूर बन जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज होगा। जबकि बाज दीवाने तो इश्क में लैला का कुत्ता भी बन जाते हैं। वो परेशान होकर सोच रही थी, मैं किस तरह से बेनकाब करूंगी। अगर ये फरहाद नहीं है तब भी मेरा हमदर्द और दोस्त है। वाकई मुझे दिलो जान से चाहते हैं, दीवानों की तरह इश्क करने लगा है। मुझे अपनी असलियत इससे नहीं छुपाना चाहिए। शायद अपनी असलियत बताने पर ये मुझ पर ज्यादा एतमाद करने लगे। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? क्या अभी तक तुम्हारे दिमाग में फरहाद अली तैमूर एक कीड़े की तरह कुलबुला रहा है? क्या उसका अंदाजे गुफ्तगू, उसकी चाल ढाल, उसका रख रखाव मेरी तरह है? आखिर किस बात पर शुबा कर रही हो? मैं बहस नहीं करना चाहती। अगर तुम अपनी असलियत ना छुपाओ तो मैं अभी तुम्हें अपना असली नाम बताऊं। जब तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। तुम इससे पहले भी मुझ में ये तजस्सुस पैदा कर चुकी हो। मेरा इल्म ये बताता है कि तुम दोहरी शख्सियत की मालिक हो, अंदर से कुछ हो, बाहर से कुछ। तुम्हारे साथ तुम्हारी हमजाद चल रही है। उस हमजाद की हकीकत क्या है ये तुम ही बता सकती हो, लिहाजा बता ही दो। वह चंद लम्हों तक मुझे देखती रही, फिर गहरी संजीदगी से सख्त लहजे में बोली, मैं दोस्त बनकर अपने बारे में बता रही हूँ। तुमने जवाबन दोस्ती का सबूत ना दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं दोस्तों की कदर करता हूँ और तुम्हारे लिए तो जान दे सकता हूँ। तुमने अपनी हकीकत बयान कर दी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान से आया हूँ और क्या करना चाहता हूँ। मेरा नाम और मेरी हिस्ट्री क्या है ये बात है तो सुनो। मैं असल में सारा आइजिक नहीं हूँ, मेरा असली नाम। वो नाम ना बता सकी। मैंने उसके दिमाग को गड़बड़ा दिया। वो बोली, मेरा नाम सारा आइजिक है। मैंने ताज्जुब से पूछा, एक बार कहती हो तुम्हारा नाम सारा आइजिक नहीं है, फिर कहती हो नाम सारा आइजिक है। वो परेशान हो गई।
अपने सर को थाम कर सोच रही थी। अभी उसके दिमाग में कैसी गड़बड़ हुई थी। वो अपना असली नाम क्यों ना बता सकी। उसने हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा, फिर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, दरअसल मेरा असली नाम। वह फिर गड़बड़ा कर बोली, कह जो दिया, मेरा नाम सारा आइजिक है। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है? भाई, अपनी असलियत नहीं बताना चाहती तो मेरा वक्त क्यों जाया कर रही हो? उधर वो मेरी बात नहीं सुन रही थी, तेजी से दिमाग सोच रहा था। मेरे अंदर फरहाद अली तैमूर है, मेरे अंदर फरहाद साहिब बोल रही हैं। शायद मुझे अपनी असलियत बताने से रोक रही हैं, इसीलिए मेरे दिमाग में गड़बड़ पैदा हो रही है। मैं 2 बार कह चुकी हूँ, फिर भी अपने अंदर छुपी हुई लैला को जाहिर न कर सकी। शायद फरहाद चाहते हैं कि मुझे कोई ना जान सके। वो चुप होकर सुनने की कोशिश करने लगी, जैसे अब तब में फरहाद बोलने ही वाला हो। मैंने उसकी अपनी सोच में कहा, शायद फरहाद ने ही मुझे रोका हो। अगर बराह रास्त तो रोकना होता तो वो मुझे मुखातिब करते, साफ तौर से कह देते, लैला खुद को जाहिर न करो, तुम्हारा राज सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई और ना जान सके। हाँ, फरहाद ऐसा कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, सिर्फ कहने से रोक रहा है। लैला की अपनी सोच ने कहा, अगर वो मुझे बिलवास्ता रोक रही हैं तो इसकी तस्दीक होनी चाहिए। मैं फिर एक बार आजमा कर देखती हूँ, वो मेरे दिमाग में मौजूद होंगे तो मुझे असलियत बताने से रोकेंगे। ये सोचते उसने खंखार कर गला साफ करते हुए कहा, मिस्टर पाकिस्तानी मिकी, दरअसल मेरा नाम। वो सचमुच अपना नाम बताना चाहती थी ताकि मैं उसे रोक सकूं, और मैंने रोक दिया। बात बदल दी। अब उसने फिक्रा यूं अदा किया, मिस्टर पाकिस्तानी मिकी, दरअसल मेरा नाम जो कुछ भी हो, तुमसे क्या, तुम क्यों मेरे मुताल्लिक मालूम करना चाहते हो? अगर दोस्त हो तो दोस्त ही बनकर हो। ये कहती वो चुप हो गई। दोनों हाथों से सर को थामकर खुशी से सोचने लगी, वो मौजूद हैं। हाँ, फरहाद मौजूद हैं, मुझे गलती करने से रोक रही हैं। वो अपनी खुशी में मगन थी। पहले उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया, अब उसका हाथ बेख्तियार अपने दिल पर आ गया था। चेहरा खुशी से खिल रहा था। वो मुस्कुराहट को छुपाना चाहती थी, तब भी ना छुपा पाई। मैं उसके जरा करीब झुककर उसे शदीद हैरानी से देखने लगा। उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर एक कदम पीछे हट गई। पीछे इसलिए हट गई कि अब मैं फरहाद नहीं था, वो तो उसके दिमाग में मौजूद था। फिर वो मेरे करीब कैसे आती? जरा और पीछे हटकर बोली, मैंने ख्वामखा तुम्हारे साथ वक्त ज़ाया किया, रात भर सो न सकी। मैंने खुश होकर पूछा, इसका मतलब यह है तुम मेरा पीछा छोड़ रही हो? मेरी जूती तुम्हारा पीछा करेगी, मैं तो जा रही हूँ अपने होटल में सोने के लिए। तुम कह रही थी दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, होटल में तुम महफूज नहीं रह सकोगी। वो जाते जाते रुक गई, पलटकर बड़े फखर से बोली, मेरे अंदर वो मौजूद है जो आने वाले तूफान की सही इतला देता है। अगर कोई गलती करना चाहूं तो मुझे बर वक्त रोक देता है, फिर मुझे दुश्मनों का क्या डर। वो एक अदाए नाज से घूमकर चली गई। मैंने इत्मीनान की गहरी सांस ली। वाकई खूबसूरत बला थी। जब से बेरौत में मिली थी, मुझे आराम से बैठने का मौका नहीं दिया था। कितनी बार मेरे बेडरूम पर छापे मारे थे, मुझे सोने तक नहीं दिया। अब दिन निकल आया था, थोड़ी सी नींद पूरी करना चाहता था। उससे पहले हदीका से भी 2 बातें करनी थी। वो ड्राइंग रूम में मेरा इंतजार कर रही थी। उसके पास जाने से पहले मैंने लैला के दिमाग में एहतियातन झांक कर देखा। वो मेरे बंगले से बाहर जाने के बाद रास्ते के किनारे खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी और सोच के जरिए मुझे आहिस्ता आहिस्ता पुकार रही थी, फरहाद, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? आखिर करीब रहकर दूर रहने में क्या मसलियत है? मैं अक्सर सोचती रहती हूँ तो एक ही जवाब मिलता है, तुमने कहा था मुझे आजमाइशों से गुजार रहे हो। मुझे सीक्रेट एजेंट की हैसियत से अमली मैदान में कुंदन बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से आजमा रहे हो। मुझे ये आजमाइश मंजूर है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने बराह रास्त ना सही बिलवास्ता मुझे एक बड़ी गलती से बचा लिया। आज ये सबक हासिल हुआ कि अपना राज अपने साय को कभी नहीं बताना चाहिए। आइंदा मैं लैला का नाम जुबान पर नहीं लाऊंगी। अचानक उसने हाथ उठाकर गुजरती हुई टैक्सी को रुकने का इशारा किया। वो रुक गई। जब वो आगे बढ़कर टैक्सी में बैठने लगी तो मैं उसके दिमाग से निकल आया। बरामदे से गुजरता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंच गया। हदीका सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उठकर खड़ी हो गई। मैंने उसके करीब जाते हुए पूछा, क्या तुम दिन को या रात को आराम नहीं करती हो? क्या तुम तमाम रात बंगले के बाहर मेरी हिफाजत के लिए पहरा दे रही थी? चादर में छुपा हुआ सर झुक गया। उसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। आखिरी शब अचानक ही मुझे दुश्मनों से बचाने के लिए पहुंच गई। किस तरह पहुंच गई? क्या तुम्हें इत्तला थी कि दुश्मन मुझ पर हमला करने वाले हैं? हरगिज नहीं, तुम पहले से यहां मौजूद थी।
आखिर मेरी खातिर इतनी तकलीफें क्यों बर्दाश्त कर रही हो? उसने जवाबन दोनों हाथों को अपने सीने पर बांध लिया, सर को झुका लिया। गूंगी अदाओं से कह रही थी, मैं तुम्हारी कनीज हूं। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी है। मैंने उसके सीने पर रखे हुए हाथों को देखा। एक हाथ में तय किया हुआ कागज दबा हुआ था। यकीनन वो तहरीर के जरिए अपनी कोई बात कहना चाहती थी। मैंने पूछा, क्या ये मेरे लिए है? उसने खामोशी से वो कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसने लिखा था, मेरे मोहसिन, तुमने मशवरा दिया था मैं किसी बड़े आलिम दीन से कसम खाने और कसम तोड़ने का मसला दरियाफ्त करूं। मैंने मालूम किया है, एक बुजुर्ग आलिम दीन ने फरमाया है, हमारे मजहब में चंद पहलुओं से कसम खाना जायज नहीं है। मसलन अगर हम कसम खा लें कि गंदुम नहीं खाएंगे या कोई फल नहीं खाएंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से इनकार कर रही हैं और उससे हमेशा के लिए हाथ उठा रही हैं। अलबत्ता नेक मकासद के लिए कसम खाई जा सकती है। मसलन हम फ़लस्तीनी बाशिंदे अपनी ज़मीन से अपने घरों से बेदखल हो गए हैं। इन हालात में हम कसम खा सकते हैं कि जब तक अपने हकूक हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक बेसरो सामानी के आलम में कैंपों में रहा करेंगे। मैंने जो कसम खाई है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें आवाज़ दी है, गोवियाई का सलीका दिया है। अगर हम इससे इनकार करें और गूंगे बन जाएं तो खुदावंद करीम की अता से इनकार करेंगे, ये कुफर होगा। मैंने दूसरी कसम ये खाई कि अपना मुंह किसी को नहीं दिखाऊंगी, इसलिए चादर में छुपी रहती हूँ। बेशक मुसलमान औरत को पर्दा करना चाहिए, लेकिन ये पर्दा दुश्मनों के लिए शिनाख्त का सबब बन जाए, फलस्तीन की आज़ादी में रुकावट बने और अपने मुजाहिदीन भाइयों को उस पर्दे से नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो, तो पर्दे से बाहर आ जाना चाहिए, सिर्फ आंख का पर्दा रखना चाहिए। मैं हदीका की वो तहरीर पढ़ते पढ़ते रुक गया, सर उठाकर उसे देखने लगा। जब सारी बातें तय हो चुकी थी, एक आलिम दीन ने सब कुछ समझा दिया था, तो फिर वो चादर में क्यों छुपी हुई थी? वो बेजुबान क्यों बनी हुई थी? मैं उससे ये पूछना चाहता था, फिर ख्याल आया अभी तो ये तहरीर अधूरी है, आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, पहले इसे पढ़ लेना चाहिए। लिहाजा मैं फिर पढ़ने लगा। आगे लिखा हुआ था, मैं पसो पेश में हूँ, बड़ी उलझन में गिरफ्तार हूँ। कभी सोचती हूँ मुझे कसम तोड़ देना चाहिए, कभी दिल कहता है मैंने महबूब के हवाले से कसम खाई है, लिहाजा उसे टूटना नहीं चाहिए। उल्मा दीन की रहनुमाई सारंखों पर हमें उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए, लेकिन क्या करूं, दिल नहीं मानता। इंसान मजहब से जरा हटकर दिल से और अकीदे से भी बहुत कुछ कर गुजरता है। इंसानी अकीदे पत्थर की लकीर होती हैं। जब कोई गहरे अकीदे के ज़रिए से एक फैसला कर लेता है तो फिर वो फैसला कभी नहीं बदलता। यही मेरी हालत है। मैं हालात से मजबूर होकर फैसला बदलना चाहती हूँ, फिर बदलते बदलते रह जाती हूँ। अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मुझे बताओ मैं क्या करूं, किस तरह इस उलझन से निकलूं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक महबूब था, वो भी नहीं रहा। जब उसके साथ मैं किसी मुहिम पर निकलती तो जैसे सारी दुनिया मेरे साथ होती थी। आज मैं तन्हा हूं, लेकिन खुदा की कसम जब तुम्हारी तरफ आती हूं तो यूं लगता है जैसी सारी दुनिया फिर मेरे साथ हो गई है। इसलिए अब मैं कैंप की तरफ नहीं जाती, शहर में ही वक्त गुजारती हूँ। इस बंगले के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हूँ, दुश्मनों की बू सूंघती रहती हूँ। जब तक इस चादर के साए में दो आंखें सुलग रही हैं, कोई दुश्मन तुम्हारे करीब नहीं पहुंच सकेगा। मेरे मोहसिन, मैं सिर्फ एक ही मकसद के लिए जी रही हूँ, और वो है फलस्तीन की आज़ादी। हम में से कोई नहीं जानता ये आज़ादी कब नसीब होगी, लेकिन इतना यकीन है तुम साथ रहोगे तो आज़ादी की मंजिल करीब तर होगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ साए की तरह लगी रहती हूँ। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे काम आती हूँ तो यूं लगता है महबूब अभी जिंदा है। बल्कि महबूब खूब था, तुम खूबतर हो, गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हो। तुम इंसान का चेहरा पढ़कर, हाथों की लकीरें देखकर और उसका जायचा बनाकर मुस्तकबिल की बातें दुरुस्त बता देते हो। क्या तुम मेरे मुस्तकबिल के मुतल्लिक इतना नहीं बता सकते कि मुझे किन हालात में अपनी जिद्दोजहद पूरी रखना चाहिए? क्या अपनी कसम को कायम रखते हुए या अपनी कसम को तोड़कर? खुदा के लिए मेरा हाथ देखो या मेरा जायचा बनाओ, लेकिन इतना कह दो कि मुझे अपनी कसम पर कायम रहना है, ताकि मेरा दिल मुतमईन और अकीदा सलामत रहे। मैंने वो तहरीर पढ़ने के बाद उसकी जानिब देखा। उसने अपना बायां हाथ मेरी जानिब बढ़ा दिया, अपनी हथेली फैला दी। वो अपनी खामोश अदाओं से हाथ की लकीरें पढ़ने को कह रही थी। मेरे खानदान में कभी कोई नजूमी नहीं गुजरा, मैं भला क्या लकीरें पढ़ सकता था? अलबत्ता हाथ की लकीरों के मुतल्लिक कुछ सतही सी मालूमात थी, लेकिन वो जो कुछ मालूम करना चाहती थी वो तमाम बातें मैं उसके दिमाग में पहुंचकर ही मालूम कर सकता था और उसे बता सकता था।